हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अर्चना कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन के बुक पोएट्री एंड ड्रामा 1, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो हमारी वीडियोस रही है उसमें हम लोगों ने चैप्टर 13 तक का सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर 14, जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर का प्ले है द पोस्ट ऑफिस। सो प्ले डिस्कस करने से पहले हम जरा हमारे ऑथर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इनको ऑलमोस्ट हर कोई जानता है हु इज ही एंड ये हमारे कंट्री के लिए कितने इम्पोर्टेंट रहे हैं। ये हमारे नेशनल एंथम के कंपोजर रह चुके हैं, इन्होंने ही हमारा नेशनल एंथम लिखा था। एंड इन्होंने सिर्फ हमारा ही नेशनल एंथम नहीं, इन्होंने बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, सो जल्दी से देख लेते हैं कि कुछ चीजें जो फैक्चुअल रहता है इनके बारे में एंड जो आपसे आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम उन पे जल्दी से फोकस करेंगे। तो सबसे पहला तो ये आ जाता है कि ये इंडियन कल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी ऑल नो दिस। ही इज अ पोएट, फिलोसफर, म्यूजिशियन, नॉवेलिस्ट, एजुकेटर। ये सारे पोस्ट इन्होंने, ये सारे रोल्स अपनी लाइफ में इन्होंने प्ले किए हैं। इन्हें ये फर्स्ट एशियन रहे थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए इन 1913। एंड ये किस लिए मिला था? इनको मिला था इनकी बुक का कलेक्शन था, लाइक पोएट्री का कलेक्शन था गीतांजलि, उसके लिए इन्हें मिला था। इसके अलावा इनको पॉपुलरली आप कह सकते हो प्यार से जो है वो गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। एंड इनकी जितनी भी पोएम्स बनी है उसको रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड इन्हीं में रविंद्र संगीत में दो पोएम्स जो सबसे ज्यादा मानी जाती हैं, फर्स्ट इज जनगण मन, हमारी कंट्री का नेशनल एंथम, एंड सेकेंड इज अमर सोनार बंगाल, जो कि बांग्लादेश नेशनल एंथम है। ओके, सो ये तो हो गया इनके बारे में, लाइक इनके अचीवमेंट्स क्या है या इनके बारे में एक ब्रीफ में। अब थोड़ा सा इनका पास्ट पे चलते हैं, इनकी चाइल्डहुड की बात करते हैं। तो ही वाज बोर्न ऑन May 7, 1861 एंड ही वाज द नाइन्थ सन, ठीक है, नाइन्थ चाइल्ड ऑफ देवेंद्रनाथ एंड शारदा देवी। एंड इनके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर, एंड वो जो है खुद में एक रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, वेल्दी लैंड ओनर थे। सो ये एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड इनकी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन यानी कि अर्ली एजुकेशन जो इनकी रही है वो हुई है ओरिएंटल सेमिनार स्कूल में। ठीक है, एंड इन्हें जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वो एज सच पसंद नहीं था एंड इन्होंने इसी वजह से होम स्कूलिंग भी स्टार्ट कर ली थी। इनके फादर और इन्होंने 1873 में जो है कैलकाटा छोड़ दिया था। इनकी फैमिली में एक राइट, आप कह सकते हैं एक रिचुअल होती है, एक राइट होती है जिसको कहा जाता है उपनयन, यानी कि एज कमिंग ऑफ एज राइट। एंड इसमें क्या होता है कि ये अपनी फैमिली मेंबर के साथ, मोस्टली जो है इनके फादर के साथ, वो पूरी इंडिया का टूर करते हैं, जिसमें वो अलग अलग सिटीज, अलग अलग टाउन्स, जो स्पिरिचुअल एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको एजुकेशन अटेन की जा सकती है, वो वहां जाते हैं। एंड इसी दौरान जो है ये अपने फादर के साथ डलहौजी भी गए थे। एंड डलहौजी जाने से पहले शांति निकेतन ई स्टेट पे गए थे। एंड इसके अलावा ये हिमाचल भी गए थे, हिमालयन जो एरिया है वहां पे भी गए थे, वहां पे भी इन्होंने चीजें स्टडी की थी। एंड जब ये शांति निकेतन में थे वहां पे इन्होंने बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न साइंस एंड संस्कृत, ये सब पढ़ा। एंड स्पेसिफिकली इन्होंने कालिदास की जितनी भी क्लासिकल पोएट्रीज थी वो इन्होंने पढ़ी एंड इनका इन्फ्लुएंस इन पे बहुत ज्यादा रहा है। एंड इन द ईयर 1874 इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन या फर्स्ट पोएट्री जो है वो अभिलाषा थी, विच मीन्स डिजायर, वो इन्होंने पब्लिश की थी। एक मैगजीन थी जिसका नाम था तत्वबंधनी। ठीक है, उसमें इन्होंने पब्लिश की थी। एंड इनकी जो मदर थी इसी के एक साल बाद आप कह सकते हैं, यानी कि 1875 में इनकी मदर की डेथ हो गई थी। सो उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते, जिसकी वजह से इन्होंने पोइट्री काफी टाइम तक की नहीं थी। एंड नेक्स्ट पोइट्री जो इनकी सबके सामने आई वो आ गई 1878 में, जिसका नाम था कवि कहानी, द टेल ऑफ अ पोएट। एंड ये इनकी फर्स्ट कलेक्शन बनी पोएट्री की जो इन्होंने रिलीज की थी। सेम ईयर में इनके बड़े भाई और इन्होंने डिसाइड किया लंदन जाके, इंग्लैंड जाके पढ़ाई करने का, लॉ की पढ़ाई करने का। बट कुछ सालों बाद ही ये लंदन से वापस आ जाते हैं, इंग्लैंड से वापस आ जाते हैं 1880 में। एंड यहाँ आके उन्होंने अपना एज अ पोएट एंड एज अ राइटर इन्होंने अपना करियर
स्टार्ट कर दिया था एंड आगे जाके यानी कि इन 1883 इन्होंने मृणालिनी देवी से शादी भी कर ली थी, जिनके थ्रू जो है आप कह सकते हैं शादी की वजह से इनके 2 बच्चे रहते हैं एंड 2 बेटे रहे थे, बच्चे नहीं 2 बेटे रहे थे एंड 3 बेटियां भी हुई थी, यानी कि टोटल 5 किड्स इनके बोर्न हुए थे। इसके बाद जो है इन्होंने अपना करियर जो है एज अ राइटर बहुत आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा कोरी ओ कमाल विच मीन्स शार्प एंड फ्लैट, एंड ये पोइट्री कलेक्शन जो है वो 1884 में पब्लिश हुआ। इसके बाद जो है इन्होंने ड्रामा लिखना भी स्टार्ट किया एंड ड्रामा सबसे पहला जो इन्होंने लिखा वो था विसर्जन विच मीन्स सैक्रिफाइस, एंड राजा और रानी दैट सिंपली मीन्स किंग एंड क्वीन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये रीलोकेट हुए हैं, यानी कि इन्होंने अपनी सिटी को चेंज किया एंड ये शिलेदाह चले गए थे, जो कि करेंटली जो है बांग्लादेश में है 1890 में। एंड वहां जाके इन्होंने अपनी फैमिली का ई स्टेट मैनेज किया था एंड इसी के ड्यूरेशन में 7 साल का टाइम था 1893 से 1900। इसमें इन्होंने बहुत सारी पोएट्री कलेक्शंस रिलीज की हैं, 7 पोएट्री कलेक्शंस इन्होंने रिलीज की हैं टू बी एग्जैक्ट, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो रही है वो सबसे पहले आ जाती है इनकी सोनार तारी, जो कि जिसका सिंपल सा ट्रांसलेशन हो जाता है द गोल्डन बोट, एंड इसके बाद खनिका इन्होंने पब्लिश की थी मतलब इसी ड्यूरेशन में लगातार। ठीक है, एंड फिर इसके 1 साल बाद यानी कि 1901 में इन्होंने एक मैगजीन ज्वाइन की, वहां के एडिटर बन गए थे। मैगजीन का नाम था बांग्ला दर्शन। शांति निकेतन में ऐसी इनकी लाइफ आगे चल रही थी, उन्होंने पब्लिकेशंस किए एंड इवेंचुअली जाके शांति निकेतन में इन्होंने अपना खुद का आश्रम खोला, जिसको इन्होंने नाम दिया भोलपुर ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, एंड ये आश्रम जो है जो इंडिया का क्लासिक एजुकेशन सिस्टम था, यानी कि आश्रम सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं कि आपको पूरी तरीके से अपने घर को छोड़ के एक जहाँ जाना रहता है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, जिस बेसिस पे हमारे जो राजा महाराजा होते थे या पुराना टाइम जो था, इवन राम जी की अगर हम बात करते हैं, कृष्ण जी की बात करते हैं, तो ये लोग आश्रम सिस्टम के थ्रू पढ़ के आए थे। ठीक है, तो इस स्कूल में या इनका ये जो इन्होंने आश्रम खोला, यहाँ पे क्लासिकल इंडियन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम का यूज हुआ एंड इंडियन आश्रम्स के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाना स्टार्ट किया गया। ठीक है, एंड इसी के 1 साल बाद यानी कि 1902 में इनकी वाइफ मृणालिनी की डेथ हो गई, जिसकी याद में इन्होंने पोयम का कलेक्शन भी लिखा था, जिसका नाम इन्होंने लिखा स्मरण, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है इन मेमोरम। ओके, नाम तो याद रखना इजी है, इसका नाम तो याद रखना इजी है कि वाइफ की डेथ हुई थी, वाइफ की याद में उन्होंने वाइफ की याद में, याद को स्मरण कहते हैं, तो स्मरण करने के लिए इन्होंने अपनी वाइफ को स्मरण करने के लिए इन्होंने स्मरण लिखा था। इनकी लाइफ में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट आया, वो ये था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने डिसाइड किया कि वो बांग्लादेश को जो है या बंगाल को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंडिया को डिवाइड करके वो इंडिया एंड बांग्लादेश में बनाएंगे, जिसके अगेंस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने काफी ऑब्जेक्शन किए, कई सारे इन्होंने पेट्रोटिक सॉन्ग्स लिखे, इनके रेजिस्टेंस में इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे थे। ठीक है, पोएम्स लिखी थी एंड इसी में इन्होंने एक सेरेमनी भी परफॉर्म की थी, जिसको इन्होंने राखी बंधन कहा था। राखी बंधन सेरेमनी भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी जस्ट फॉर द सेक टू शो कि इंडिया जो है वो अनडिवाइडेड रहेगा। ये जो बांग्लादेश है या बांग्लादेश बनाने का सोच रहे हैं, बंगाल को डिवाइड करने का सोच रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा जो कंट्री है, हमारा जो एरिया है, ये हमेशा यूनाइटेड रहेगा। इसी इंटेंशन के साथ इन्होंने राखी बंधन सेरेमनी स्टार्ट की। इसके बाद जो है 1909 में इन्होंने, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, गीतांजलि इन्होंने लिखी थी एंड इसी के बाद जो है 1912 में इन्होंने यूरोप का एक और ट्रिप करना किया है एंड इसमें जो है इन्होंने कई सारे सॉन्ग्स को ट्रांसलेट भी किया है एंड जो इनके इंग्लिश आप कह सकते हो लंदन की जो ट्रिप थी उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन इन्होंने गीतांजलि में दिया है। ओके, एंड गीतांजलि इतनी अच्छी थी, आप कह सकते हो इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स उसमें थी कि इसका एक स्पेशल एडिशन या लिमिटेड एडिशन जो है वो लंदन की इंडियन सोसाइटी में पब्लिश भी हुआ था सितंबर 1912 में, जिसमें इन्होंने खुद अपना इंट्रोडक्शन पेन किया था। एंड इस पोएम या आप कह सकते हो इस बुक की वजह से इन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलना स्टार्ट हो गया। इनका स्टेटस जो सिर्फ इंडिया तक सीमित था, जो कि सिर्फ था कि ये इंडियन पोएट है, वो आगे जाके ये ग्लोबली माने जाने लगे एंड इवेंचुअली 1913 में जो है इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला एंड इनका जो लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन रहा है उसकी वजह से 1915 में इन्हें इंग्लैंड की तरफ से जो है वो नाइटहुड भी मिला था। बट 1919 में जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जो मैसेकर हुआ था, उसके बाद इन्होंने
जो इनका नाइटहुड था वो इन्होंने रिटर्न कर दिया था कि आपने हमारी कंट्री में जो चीज़ की है इसके बाद मैं ये नाइटहुड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये नॉर्मली होता है कि जितने भी हमारे बड़े लोग होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वो लोग अगर उन्हें कोई अवार्ड मिला होता है, एंड जस्ट टू शो द प्रोटेस्ट अगेंस्ट सम एक्ट, वो अपने वो अवार्ड्स को जो है वो रिटर्न कर देते हैं कि आप अपना रखिए, आप अपनी कंट्री का तो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आप मेरी कंट्री का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आप मुझे रिस्पेक्ट मत दीजिए, मुझे आपका ये ऑनर नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये एक चीज़ इनकी लाइफ में रही। इसके अलावा गांधी जी का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी रहा है। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ गांधी जी, बट ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए। नेशनलिज्म और मिलिटरिज्म में इनका कोई बिलीफ नहीं था, इनका स्पिरिचुअलिज्म में बिलीफ था। ये स्पिरिचुअलिटी को मानते थे एंड कल्चर को बहुत अच्छे से मानते थे। मॉरल बिलीफ्स जो थे इनके वो बहुत अच्छे थे एंड वो चाहते थे कि ये जो हम देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे हैं, लड़ने के अलावा भी और चीज़ें की जा सकती हैं। ये मल्टी कल्चरलिज्म में मानते थे कि कई सारे कल्चर्स एक साथ मिलके शांति से रह सकते थे, ठीक है। सो आप सीधा-सीधा कह सकते हो कि ये सेक्युलर कंट्री में बिलीव करते थे। इनका मानना था कि एक साथ कई लोगों का कई सारे कल्चर्स का रहना पॉसिबल है। बट इवेंचुअली इनका ये जो आइडिया था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया लोगों से एंड ये मतलब जब वो पूरी तरीके से अपनी आइडियोलॉजीज को लेके फेल हो गए, कोई मानने के लिए नहीं तैयार था, तो ये अपनी आइडियोलॉजीज लेके लोगों से अलग हो गए, ठीक है। इन्होंने अपने मॉरल्स को नहीं छोड़ा, इन्होंने लोगों को छोड़ दिया। अब जरा इनके कुछ फेमस वर्क्स, इनकी पोएट्रीज को देख लेते हैं। सो सबसे पहला आ जाता है कि इन्होंने लिटरेचर को बहुत सारे जनर्स हैं जिनमें आप देखोगे कि इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि इन्होंने ऑलमोस्ट 50 पोएट्रीज कलेक्शन लिखे हैं, पोएट्री के कलेक्शन लिखे हैं, ठीक है। 50 पोएट्री के कलेक्शंस लिखे हैं। पोएम्स तो बहुत सारी लिखी, ठीक है। एक बुक में आप कह सकते हो कम से कम इन्होंने 50 पोएम लिखी हुई है, 50 से 60 पोएम एक बुक में लिखी हुई है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि इन्होंने पोएम्स कितनी सारी लिखी हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे प्लेस भी लिखे हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखी हैं। सो जो इनके फेमस है उनको जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट इज मानसी द आइडल वन, देन सोनार तारी, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, द गोल्डन बोट, बालका द फ्लाइट ऑफ ट्रेन्स एंड ये तो पोएम्स हो गए या पोएट्री के कलेक्शंस हो गए। इनके प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो राजा द किंग ऑफ द डार्क चेम्बर, ये इनका एक प्ले है। इसके अलावा डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस आपके कोर्स में हम इससे अभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। चलयतन द इमूवेबल, मुक्ताधार द वाटरफॉल, रक्त कावेरी द रेड ओलियंडर। रेड ओलियंडर के बारे में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आपके आप कह सकते हो 10th में या आपके 12th में ये पोएम रही होगी, ओके। अब इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स की बात कर लेते हैं। तो गोरा 1910 में इन्होंने पब्लिश की। खैर बखैर बहुत फेमस है इनकी, खैर बखैर, द होम एंड द वर्ल्ड, योगा योग यानी कि क्रॉस करेंट्स, ये सारे इनके नॉवेल्स हैं, प्लेस हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, अभी भी माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने म्यूजिकल प्लेस भी लिखे हैं, डांस प्लेस भी लिखे हैं, एसेज भी लिखे हैं अलग अलग तरीके की, ट्रैवल डायरीज भी इन्होंने बनाई हैं, 2 ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी हैं। एक उन्होंने अपनी मिडिल एज में लिखी थी और दूसरी जो है अपनी डेथ होने से पहले लिखी 1941। राइटिंग के अलावा इन्होंने आप कह सकते हो कि देश का भला करने के या लोगों का भला करने के लिए, ह्यूमैनिटी का भला करने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की भी स्टैब्लिश किया था 1921 में, जिसका नाम था विश्व भारती यूनिवर्सिटी। एंड इनकी एक और खास बात रही है कि नोबेल प्राइज के थ्रू या किसी भी प्राइज के थ्रू अगर इन्हें कोई पैसा मिला है तो उसको उन्होंने दूसरों की खुशी के लिए या आप कह सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए या लोगों के वेलफेयर में उन्होंने लगा दिया है, ठीक है। नोबेल प्राइज से जितनी भी उनकी मनी या रॉयल्टीज मिले थे वो सारे उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी में को बनाने में लगा दिए थे। 1940 में जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है इनके लिए स्पेशल सेरेमनी बनाई थी, मनाई थी शांति निकेतन में, एंड वहां पे उन्हें डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर का भी ऑनर दे दिया गया था। एंड इवेंचुअली ऑन 7 अगस्त 1941 रविंद्रनाथ टैगोर जी की डेथ हो गई। ही पास्ड अवे इन हिज होम इन कलकत्ता, ओके। सो ये थे हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये थे हमारे ऑथर। अब हम चलते हैं प्ले पे, एंड प्ले पे चलते क्या है, प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं हम उनको सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर आ जाता है अमल का। अमल ही इज अ किड, छोटा सा बच्चा है ये, एंड ये एक ऑर्फन किड है, ठीक है। हमारी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है इस ड्रामा का
एंड ये पूरी तरीके से बेड रिडन है, ऑर्फन है। मम्मी की डेथ बचपन में ही हो गई थी, पापा की डेथ कुछ साल पहले हो गई है। बेड रिडन है। पूरे प्ले में नहीं दिखाया गया है या स्पेसिफाई नहीं किया गया इसे हुआ क्या है, बट ये है कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर ये बाहर जाएगा, इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो सकती है एंड ही कैन डाई। एंड इवेंचुअली स्टोरी में कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। बट बच्चों की आदत जैसे होती है ना कि वो एक कमरे में बंद नहीं रह सकते, तो वैसे ही इसकी आदत भी है कि ये एक कमरे में बंद नहीं रह सकता एंड ये लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। तो पूरे कमरे में इसकी सिर्फ एक खिड़की खुली रहती है, जहाँ पे ये खड़ा होकर अलग अलग लोगों से बात करता है, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करता है, उनके थ्रू आउटसाइड वर्ल्ड को जानने की कोशिश करता है एंड अपनी इमेजिनेशन में रहता है। सो ये कैरेक्टर आपको सिर्फ जो ह्यूमन इनोसेंस होती है या बच्चों की जो इनोसेंस होती है, उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है, उनका जो लव और इंटरेक्शन का नेचर होता है कि लोगों से बातचीत करनी है, लोगों को जानना है, लोगों से प्यार करना है, ये सब जो है आपको अमल में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है माधव का। माधव दत्त, इनका पूरा नाम है माधव दत्त, ठीक है। एंड ये जो है वैसे तो ये इनके अंकल लगते हैं, अमल के अंकल हैं ये, बट इन्होंने जो है अमल को अडॉप्ट भी कर लिया है। सो ही इज द अडॉप्टेड फादर ऑफ अमल। एंड इनिशियली जो है आप कह सकते अपने अर्लियर लाइफ में इन्हें लगता था कि बच्चे होना इज अ वेस्ट ऑफ मनी, ये सिर्फ मेरे पैसे बर्बाद करेंगे। बट जब अमल इनकी लाइफ में आता है तब इन्हें पता चलता है कि एक बेटे का होना या एक बच्चे का लाइफ में होना कितना इंपॉर्टेंट है एंड ही स्टार्ट्स लविंग अमल। एंड उसके बाद जो है जब इनको पता चलता है कि अमल की तबीयत खराब है, उसकी वजह से ये काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड रहते हैं, ये अपने सारे पैसे जो हैं वो अमल के पीछे खर्च करते हैं एंड अमल से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, ठीक है। एंड ये अमल की फैमिली उसके लिए सिक्योरिटी, उसके लिए जो भी नेसेसिटीज होती हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं थ्रू आउट द। नेक्स्ट कैरेक्टर इज गफर। गफर भी है स्टोरी में, कहीं पे इनको ठाकुरदा भी कहा गया है एंड एक जगह ये फकीर नाम से भी है। एंड फकीर ये एक्चुअली फकीर है नहीं, ठीक है। वैसे तो ये एक होली मैन है, ये माधव के फ्रेंड है, बट सिंस अमाल जो है वो पूरी तरीके से अकेला है एंड टू इंटरटेन हिम, टू हेल्प हिम, ये थोड़ा सा फनी कैरेक्टर है। लाइक बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, बच्चों को बाहर ले जाना पसंद करते हैं। तो माधव जो है वो इनको कहते हैं कि तुम्हारी वजह से वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तो गफर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ जिससे वो घर में ही रहे। सो ये फकीर का डिस्गाइज लेके अमाल से मिलते हैं और उसे स्टोरी सुनाते हैं जिसकी वजह से वो घर से बाहर ना निकलना चाहे। ओके, सो अमाल के लिए पूरी तरीके से इन्होंने एक टेपेस्ट्री टाइप की इमेजिनेशन बना दी है, ठीक है। एंड थ्रू आउट द प्ले ये शो करते हैं कि ह्यूमन टेंडेंसी को, कि ह्यूमंस की कई बार टेंडेंसी होती है टू सीक फिजिकल प्रेजेंस, टू सीक इमेजिनेशन एंड टू स्केप रियलिटी, ठीक है। ह्यूमंस की आदत होती है, अगर रियलिटी बहुत ज्यादा डार्क है, बहुत बुरी है, तो हम स्केपिज्म का यूज करते हैं टू जस्ट नॉट थिंक अबाउट द थिंग, ठीक है। तो गफर इसे शो करते हैं, होप को शो करते हैं। वहीं पे जब मैं माधव की बात करते हैं तो वो रियलिटी को शो करते हैं, रियलिस्टिक इंसान है एंड वो आप कह सकते हो एक लविंग कैरेक्टर, एक पापा का जो कैरेक्टर होता है कि एक पापा जो होते हैं वो अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं कि वो खुद कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो माधव वो कैरेक्टर शो करते हैं, रियलिटी को शो करते हैं कि वो समझ रहे हैं कि उनका बेटा मर रहा है एंड ही इज सो हेल्पलेस कि वो कुछ कर नहीं पा रहा। नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है हमारा सुधा का। तो सुधा जो है एक फ्लावर सेलर की जो है वो बच्ची है। ये भी एक आप कह सकते हो कि अमाल की एज की लड़की है। एंड ये इवेंचुअली, जब मैंने कहा ना कि अमाल को आदत थी कि वो खिड़की पे खड़ा होके लोगों से इंटरेक्ट करता था, तो उसी के थ्रू जो है खिड़की पे खड़ा था, उसी टाइम पे इसकी सुधा से बात स्टार्ट होती है एंड इवेंचुअली सुधा जो है वो अमाल की दोस्त बन जाती है। एंड वो एक टाइम पीरियड के लिए, या आप कह सकते हो कुछ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये पूरा प्ले जो है वो एक दिन में खत्म हुआ है। सो पूरी देर में जो है, जितनी देर भी ये साथ में रही है, वो अमाल को जो है कंपेनियनशिप एंड इमोशनल सपोर्ट देती है। एंड वो अमाल से प्रॉमिस करती है कि वैसे तो वो जा रही होती है फूल तोड़ने जा रही है। तो वो कहती है जब मैं वापस आऊंगी मैं तुम्हारे लिए फूल लेके आऊंगी, ठीक है। एंड अमाल कहता है कि तुम भूल जाओगी। तो दोनों के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन होता है कि मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं। एंड ये लाइन जो है आपको एंड में शो होगी, लास्ट में सुधा की लाइन आएगी कि आप जो है कह दीजिएगा कि सुधा आई थी, सुधा तुम्हें भूली नहीं। सो ये बस सुधा इन जर्नल शो करती है कि डिफिकल्ट टाइम्स में ह्यूमन कनेक्शंस जो है, सोशल कनेक्शंस जो है वो कितने मायने रखते हैं एंड फ्रेंडशिप की पार कितनी होती है। लाइक आइसोलेशन से या
लोनलीनेस से बचने के लिए आपके पास जो सबसे अच्छा टूल है वो फ्रेंडशिप है, एक कंपेनियनशिप है, जिससे आप जो डार्क रियलिटी आप उससे एस्केप कर सकते। नेक्स्ट कैरेक्टर डॉक्टर का है, एंड डॉक्टर जो है ये एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हैं जो कि अमाल का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, अमाल की केयर कर रहे होते हैं, एंड इन्होंने ही अमाल के लिए मेडिसिन पूरा ट्रीटमेंट जो है एंड ओवरऑल पूरा जो उसका सेटअप था वो इन्होंने ही डिसाइड किया था, इन्होंने ही बताया था कि अमाल का सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। ये कैरेक्टर सिंपल से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मेडिकल हेल्प चाहिए होती है या मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स की जरूरत होती है टू सेव सम। एंड ये कैरेक्टर एम्फसाइज करता है कि किसी भी ट्रीटमेंट में लाइक लोगों का होता है कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो ये दवा ले लो, वो दवा ले लो, घरेलू इलाज कर लो। सो ये कैरेक्टर ये दिखाता है कि आपको किसी मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी टू डील विथ द इलनेस। ओके, एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कैरेक्टर रॉयल फिजिशियन का जाता है। रॉयल फिजिशियन का एक्ट 3 में ही काम है और उससे पहले वो आया नहीं है, एंड ये किंग रॉयल फिजिशियन को भेजते हैं टू ट्रीट अमाल, बट अमाल की तबीयत तब तक, जब तक रॉयल फिजिशियन वहां पहुंचता तब तक अमाल की तबीयत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। सो ही कुडंट सेव अमाल, बट वो अमाल को एक थोड़ा सा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट दे देते हैं कि अमाल आसानी से मर जाए। एंड सॉरी टू से बट पूरे प्ले में जो है इवन एंड में भी ये इम्प्लाई किया गया है वो मर गया है, एक डायरेक्ट नहीं आया है दैट ही इज डेड, एंड में आया है दैट ही इज स्लीपिंग, वो शांति से सो रहा है, पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया गया एंड ही इज स्लीपिंग, ये इम्प्लीकेशन दिया गया है। इससे इम्प्लाई किया जा सकता है दैट ही इज अमाल डाइड इन द प्ले। इनका प्रेजेंस एज सच मैंने कहा कि एकदम लास्ट में आया है जब अमाल की तबीयत पूरी तरीके से खराब हुई, तो इनका प्रेजेंस कुछ खास काम करता नहीं है, एज अ कैरेक्टर कुछ खास काम करते नहीं है, एक्सेप्ट जब अमाल की जो लास्ट का मूवमेंट होता है उसमें अमाल के अंदर एक एनर्जी, एक एक्साइटमेंट वो अमाल के अंदर लाते हैं, अमाल के मूड को अपलिफ्ट करते हैं कि वो आराम से ही कुड पास द यू कैन से पास द ब्रिज और पास द गेट इजिली। ठीक है, बस यही एक काम रहता है इनका। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है डेयरी मैन का। सो डेयरी मैन ये दही बेचने वाले हैं, एंड इनका भी इंटरेक्शन अमाल से तब होता है जब अमाल खिड़की पे बैठा होता है, एंड ये उसके कॉलोनी में आप कह सकते हो उसके एरिया में जो है वो दही बेच रहे होते हैं। तो अमाल, मैंने कहा ही इज अ क्यूरियस किड, तो वो क्या करता है, वो जिससे भी इंटरेक्ट करता है ना वो उसकी लाइफ को बहुत अच्छा बताता है। सो अमाल जब डेयरी मैन से बात करता है तो वो डेयरी मैन से कहता है क्या तुम मुझे दही बेचना सिखाओगे, जिस तरीके से तुम कहते हो कि तुम दही बेचते हो, लाइक दही ले लो, दही ले लो, जिस तरीके से तुम बोल रहे हो ना मैं सीखना चाहता हूँ, वो जो गाना तुम गा के बेचते हो ना मैं वो सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अमाल के इंटरेक्शन से जिस जिस तरीके से अमाल उसे प्रेस करता है, इवन डेयरी मैन को भी जो है वो अच्छा फील होने लगता है। इससे पहले वो मतलब स्टार्टिंग के कन्वर्सेशन में डेयरी मैन कहता है कि तुम मेरे जैसे मत बनना, तुम तो पढ़ लिख के बनना, कुछ पढ़ा लिखा इंसान बनना, बड़ा इंसान बनना। तो अमाल कहता है नहीं नहीं, मुझे बड़ा इंसान नहीं बनना, मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, मुझे दुनिया एक्सप्लोर करनी है। तो कहता है कि मैं डेयरी मैन बनूंगा ताकि मैं दुनिया एक्सप्लोर कर सकूं जैसे आप एक्सप्लोर करते हो। ठीक है, सो पूरे ओवरऑल इंटरेक्शन से अमाल की वजह से डेयरी मैन का जो फीलिंग्स है आप कह सकते हो वो खुद में एक कॉन्फिडेंस फील करता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, एंड डेयरी मैन सिंबलाइज करता है कि लाइफ को जीने के लिए, टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, आपको एक मॉडेस्ट ऑक्यूपेशन की जरूरत है, एंड आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी होनी चाहिए, उतना काफी है। ठीक है, एंड ये सिग्निफाई करते हैं कि किसी के होप्स को, अप्रिसिएशन को या एस्पिरेशंस को डेवलप किया जा सकता है। अब डेयरी मैन स्टार्टिंग में तो वो अपनी जॉब से पूरी तरीके से परेशान थे, बट अमाल से इंटरेक्ट करने के बाद वो अपनी जॉब को लेके बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, वो उन्हें अच्छी लगने लगी थी उनकी जॉब। ठीक है, सो ये इम्प्लीकेशन जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है वॉचमैन। सो वॉचमैन ये आप कह सकते हो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हर टाइम अमाल की पूरी दिन में, पूरी लाइफ में जब भी कोई चेंज दिखा है आपको, कोई भी कुछ भी उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है, तो ही रिंग्स अ बेल। ठीक है, उस रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सिंबलिज्म प्ले में आपको देखने को मिलेगा कि हर टाइम जब भी वो कह रहा है लाइक एक दोपहर का टाइम हो गया तो रिंग बज रही है, रात का टाइम हो गया, शाम का टाइम हो गया तो रिंग बज रही है, तो ये रिंग एक सिंबलिज्म या आप कह सकते हो एक मोफेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, एक मोफेट की तरह पूरे प्ले में जो है वो वर्क किया, एंड इनका भी इंटरेक्शन वही रहता है कि ये अमाल अपने विंडो पे बैठा हुआ है, वहां से वॉचमैन जा रहा होता है एंड ही इंटरेक्ट्स विथ हिम, एंड वॉचमैन के थ्रू ही उन्हें पता चलता है कि सामने जो है एक
पोस्ट ऑफिस जो खुला है वो अमाल के लिए खुला है, एंड ही इज द किंग इज गोइंग टू सेंड अ लेटर टू हिम। किंग जो है वो अमाल के लिए एक लेटर लिख के भेजेंगे, एंड अमाल जो है इनसे पूछता है कि क्या पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन को आप जानते हो, क्या पोस्टमैन मुझे इजीली ढूंढ लेंगे, मैं मेरा तो कोई एड्रेस भी नहीं है, क्या पोस्टमैन जानते हैं कि मैं हूँ अमाल। तो वो पूरा इंटरेक्शन दोनों के बीच में रहता है, ठीक है। एंड ओवरऑल वॉचमैन जो है वो बस इतना रिप्रेजेंट करते हैं कि एक मॉडेस्ट डिलाइट या कंफर्ट जो है वो रूटीन में देखा जा सकता है। रूटीन में भी आपको एक सुकून मिल सकता है, एक सोलेस मिल सकता है, एंड किसी की लाइफ में कभी कभी रूटीन ही है जो उस इंसान की पूरी लाइफ को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर हेडमैन का है। तो हेडमैन जो है आप कह सकते हो कि ये पूरे गांव के एक हेड इंसान है, ये आप कह सकते हो पूरे गांव के हेड हैं, ठीक है। हर कोई इनसे डरता है, एंड इनिशियली जो है ये बहुत ही एरोगेंट और हार्श बिहेवियर दिखा रहे होते हैं अमाल के, बट इवेंचुअली जब अमाल से इनकी बात होती है तो ये अमाल को कहते हैं कि अरे ये जो पोस्ट ऑफिस खुला है ना वो तुम्हारे लिए खुला है, एंड द किंग इज गोइंग टू सेंड यू अ लेटर। किंग तुमसे मिलने आएंगे, वो तुम्हारी बात मानेंगे, ही इज योर फ्रेंड, ठीक है। एंड तुम जैसे बच्चे का हर कोई दोस्त बनना चाहेगा। सो ओवरऑल इंटरेक्शन से जो है या ओवरऑल इनका बिहेवियर पहले तो अमाल को लेके बहुत गलत रहता है, बट इवेंचुअली यही है जिनकी वजह से जो है किंग रॉयल फिजिशियन जो है आता है। किंग भी, इवन किंग भी होता है कि किंग भी आएंगे, बट किंग के आने से पहले जो है वो अमाल जो है वो सो जाता है, ठीक है। सो जाता है मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरे नॉवल में जो है, पूरे प्ले में जो है कहीं पे इम्प्लाई नहीं किया गया है दैट ही इज डेड। सिंपल से लास्ट लाइन बोली गई है दैट ही इज स्लीपिंग, ठीक है, वो सो रहा है, ये बोला गया है। सो ये थे हमारे कैरेक्टर्स। ये रहे हमारे कैरेक्टर्स, एंड मैं हमारे एक्सप्लेनेशन को, हमारे डिस्कशन को यहीं पे रोक रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम हमारा जो प्ले है उसको डिस्कस करेंगे, एंड इस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं हमारे ऑथर को एंड हमारे कैरेक्टर्स को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और आगे मिलता रहेगा। एंड ये बुक्स जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आप इसका पीडीएफ वर्जन या ई बुक वर्जन अपने फ़ोन में या अपने किसी मोबाइल डिवाइस में अपने सिस्टम पे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे गूगल प्ले बुक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू so much for watching the video, and I will see you on the next one.